हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस एंड मैथ चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो ग्रुप डी में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखता हूं आज का। पहला क्वेश्चन है, अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप डी में आने की बहुत ज़्यादा ही संभावनाएं हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। अष्टक का नियम का प्रादुर्भाव के दौरान न्यूलैंड कितने तत्वों को ग्रहण किया था? न्यूलैंड ने 56 तत्वों को ग्रहण किया था और इसके अंतिम तत्व थोरियम था। 56वां तत्व जो था वो थोरियम था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट ग्रुप और 7th पीरियड में उपस्थित तत्व का नाम बताइए। तो फर्स्ट ग्रुप आपका देखिए 1 2 3। हम लोग चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखिए फर्स्ट ग्रुप आपका ये हो गया। अब बोला है कि 7वां आवर्त, तो 7वां आवर्त देखिए आपका ये वाला हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप और 7वां आवर्त में देखिए फ्रांसियम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसियम हो जाएगा। तो चलिए आंसर देखता हूँ। देखिए तो इसका आंसर सही क्या हो गया? फ्रांसियम। अब चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, पी उपकोष में देखिए एस उपकोष में होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी में होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और एफ में होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। ये हम लोग का जो है उपकोष है और ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। ये चारों का चारों इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने के लिए ग्रुप डी में कंफर्म आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होगा? छठा आवर्त सबसे बड़ा होगा। छठा आवर्त में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 गो तत्व को रखा गया है। चलिए देखते हैं 32 गो तत्व है कि नहीं। देखिए छठा आवर्त देखिए, ये हम लोगों को इसमें जो है पूरा टोटल मिला के सबसे बड़ा आवर्त माना गया है। इसमें टोटल 32 गो तत्व को रखा गया है, इसलिए छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कौन सा आवर्त में कितने कितने तत्व हैं। तो देखिए पहला आवर्त में आपका 2 गो तत्व है, दूसरा आवर्त में आपका 8 गो तत्व है, तीसरा आवर्त में भी आपका 8 गो तत्व है, चौथा आवर्त में आपका 18 गो तत्व है, पांचवा आवर्त में आपका 18 तत्व है, छठा आवर्त में आपका 32 तत्व है और सातवां आवर्त में भी 32 है, लेकिन प्लस में अधूरा है। तो बोलेगा कौन सा आवर्त है जो जिसमें तत्व अधूरा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7वां आवर्त। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो एडम उत्प्रेरक को प्लेटिनम के नाम से जाने जाते हैं। तो प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाने जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? प्लेटिनम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। चलिए बता देता हूँ कि अक्रिय गैस कितने हैं। दोस्तों अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन से ही देखिए, अक्रिय गैस की संख्या टोटल 6 है। इसी को हम लोग शून्य ग्रुप भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंटर गैस भी कहते हैं। इसी ग्रुप को इंटर गैस भी कहते हैं। अब देखिए अक्रिय गैसों की संख्या टोटल कितनी है। तो अक्रिय गैस देखिए हीलियम, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन
जेनोन है, साथ में आपका रेडोन है। ठीक, तो आखिरी गैसों की संख्या 6 है और ये सब आखिरी गैस के नाम है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। अष्टक ने कहा था कि पहला 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 तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व का समान होगा, तो इसी को अष्टक का नियम कहते हैं। जैसे 1 का 8 के साथ समान है, 2 का 9 के साथ समान है, 3 का 10 के साथ समान है, इसी को अष्टक का नियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अष्टक के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूलैंड ने कितने तत्व को ग्रहण किया था? न्यूलैंड ने 56 तत्वों को ग्रहण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक को कहते हैं। एफ ब्लॉक मतलब होता है लेंथेनाइड 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 और एक्टेनाइड। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एक्टेनाइड इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है तो अंतः संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक को कहते हैं। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, संक्रमण तत्व सिर्फ बोलेगा, संक्रमण तत्व बोलेगा तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा। कि संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? डी ब्लॉक को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का बोला है आधुनिक पीरियडिक लॉ किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो आधुनिक पीरियडिक लॉ मोसले के द्वारा दिया गया। अभी हम लोग जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोसले द्वारा ही बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोला है कि आधुनिक अवधिका तालिका में मेटोलॉइड्स मतलब दोस्तों होता है उपधातु। याद रखिएगा, मेटोलॉइड्स मतलब होता है उपधातु। कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए उपधातु को मेटोलॉइड्स लिख देते हैं। तो मेटोलॉइड्स की संख्या टोटल 7 है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नंबर 1 बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, 7 नंबर पोलेनियम। अब पूछेगा इसी उपधातु में बोलेगा सबसे अधिक क्वेश्चन में कहेगा कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का है? तो आपका आंसर पोलेनियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कई एग्जाम में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस तत्व का है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोलेनियम। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 6वें आवर्त में टोटल कितने तत्व हैं? तो 6ठे आवर्त में टोटल 18 को तत्व हैं। अभी हम कुछ देर पहले ही बताया कि तो पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में है 8, तीसरे आवर्त में है 18, चौथे आवर्त में है 18, 5वें आवर्त में है आपका दोस्तों यहाँ पे 6ठे आवर्त नहीं बल्कि 5वें आवर्त होगा। इसको सही कर लीजिएगा, 5वें आवर्त होगा। यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। 5वें आवर्त में तो जो कितने तत्व हैं? तो 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 को किस नाम से जाना जाता है? तो समूह 14 को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। समूह 14 में देखिए कौन कौन सा आएगा। समूह 14 समूह में देखिए आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, प्रभु। कहेगा दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 14 को किस नाम से जाना जाता है? समूह 14 को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि बोलेगा सबसे मजबूत श्रृंखला कौन सा तत्व बनाता है? तो सबसे मजबूत श्रृंखला आपका कार्बन ही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
हमेशा याद रखिएगा सबसे मजबूत श्रृंखला कार्बन ही बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ पे है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या है बाएं ओर। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या इस तरफ जितना है सब धातु है। ये देखिए ये जितना है सब धातु है, तो धातु की संख्या कहाँ हो गया, बाएं ओर हो गया, और अधातु की संख्या कहाँ हो गया, दाएं ओर हो गया। तो मध्य में और बाएं ओर धातु की संख्या हो गई। तो याद रखिएगा हमेशा कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु की संख्या बाएं ओर रखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। तो इसका आंसर सही हो गया आवर्त सारणी के बाएं तरफ से। अगली क्वेश्चन है आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा होता है। दोस्तों याद रखिएगा हमेशा आवर्त सारणी का कोई भी आवर्त सारणी का पहला तत्व क्षार धातु होता है। पहला तत्व क्या होता है, क्षार धातु होता है। ठीक है दोस्तों, और अंतिम तत्व बोल देगा तो आपका हो जाएगा कोई भी अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल में मैं दिखा देता हूँ। देखिए पीरियोडिक टेबल में कोई भी आवर्त का पहला तत्व क्या हुआ, देखिए क्षार धातु। पहला वर्ग को हमेशा याद रखिएगा क्षार धातु बोलते हैं, दूसरे वर्ग को हमेशा क्षार मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, और अंतिम सदस्य जो हुआ है, अंतिम सदस्य हमेशा आखिरी गैस होता है, इंटर गैस होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा, तो निष्क्रिय तत्व। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी का प्रत्येक तत्व अपने डैश गुणों के आधार पर अथवा अधातु श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर। दोस्तों कोई भी तत्व है तो उसका कुछ रासायनिक गुण भी होगा, कुछ भौतिक गुण भी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है। चलिए दोस्तों हम पीरियोडिक टेबल में ही चल के दिखा देते हैं कि एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है। देखिए दोस्तों हम लोग पीरियोडिक टेबल में आ गए हैं और देखते हैं कि एस ब्लॉक का पहला सदस्य कौन सा है। दोस्तों एस ब्लॉक देखिए एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। एकदम आवर्त सारणी के बाएं और पहला वर्ग और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं। अब इधर आ जाइए, इधर इसको दायां साइड आ जाइए, तो दायां साइड को वर्ग आपका आ गया है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसको पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। अब बीच में जो है आपका वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे जो है इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के किस ओर है। तो एस ब्लॉक आपका बाईं ओर हो गया है, पी ब्लॉक आपका दाएं ओर हो गया, और डी ब्लॉक आपका बीच में, और एफ ब्लॉक कहाँ हो गया है आपका नीचे में। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा हो गया, ये रहा हाइड्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा उनका, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 17 नंबर, एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा एकदम थ्योरी क्लास भी करा दे रहा हूँ। आपको ग्रुप डी में हम आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ जाए और आप वहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट कर ले। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में लोहा निकेल कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों एकदम वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा दिया है। चलिए पीरियोडिक टेबल में देखता हूँ। देखिए पीरियोडिक टेबल में लोहा और निकेल, देखिए लोहा और निकेल, देखिए ये रहा 26 आपका लोहा और आपका ये रहा 28 आपका निकेल। तो ये हम अभी तुरंत बताए आपको, ये कौन सा ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक कहाँ पे है, एकदम आवर्त सारणी के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य में। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मध्य में। आवर्त सारणी में लोहा निकेल कहाँ पाया जाता है, एकदम मध्य में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के मध्य में तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के मध्य तत्वों को अभी हम बताए थे तुरंत, इसको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो मध्य में कौन सा होता है? डी ब्लॉक ही होता है। तो डी ब्लॉक ही संक्रमण तत्व हो गया। तो आवर्त सारणी के मध्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? संक्रमण तत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 20 नंबर बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब एक, चलिए हम इसका बारे में पूरा डिटेल से बताता हूँ। देखिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या। देखिए परमाणु का हो जाएगा आपका आकार, आयतन, त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या। देखिए त्रिज्या, ये सब क्या हो जाएगा आपका? बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? हमेशा घटता है, हमेशा बाएं से दाएं जाने पर घटता है। और ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा क्या होगा? बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब दाएं से बाएं जाती है, लेकिन बाएं से दाएं अगर बोल दिया तो हमेशा घटती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला, दाएं से बाएं जाती है, तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है, उत्कृष्ट गैस में गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? दोस्तों अभी हम बताए थे उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी में किसको कहते हैं। तो उत्कृष्ट गैस देखिए 18वें वर्ग को जो है हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। सॉरी दोस्तों, 18वें वर्ग को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसी को अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसी का जो है, इसी को इंटर गैस भी कहते हैं। इसी को शून्य वर्ग ग्रुप भी कहते हैं। तो ये सब का जितना है इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। कुछ भी बोल दे, हीलियम, यहाँ पे उत्कृष्ट गैस बोला, अगर मान लीजिए हीलियम बोल देता, नियॉन बोल देता, ऑर्गन बोल देता, क्रिप्टॉन बोल देता, जेनॉन बोल देता, रेजन बोल देता, इनमें से किसी का भी बोलता है तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य ही मारिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर आपका, क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? देखिए दोस्तों, क्लोरीन को किसी तत्व को भी अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अंतिम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो देखिए क्लोरीन बोला है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का आपका परमाणु क्रमांक हो जाता है 17। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 17। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 में टूटेगा। तो इसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये किसी को देने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले तो वो ज़्यादा आसानी होगा। तो ये इसका अंतिम ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए सही आंसर उसका क्लोरीन का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। कभी कभी आपका हाइड्रोजन का प्रतिशत भी पूछ देता है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा आपका 71%। तो बोलेगा सूर्य में कितना परसेंट हाइड्रोजन होता है? तो 71% लगभग का आसपास में आप लोग मार सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बोल रहा है 24 नंबर की, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस के बारे में देखिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और बहुत बार आने की भी संभावना है। देखिए अगर पूछेगा आपसे सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस आपका क्या हो जाएगा? सबसे हल्की गैस बोलेगा तो हीलियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा सबसे हल्की धातु तत्व, सबसे हल्की आपका धातु तत्व जो बोलेगा, तो धातु तत्व जो हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा। हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे हल्की अगर गैस बोलेगा तो
हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु तत्व तो बोल देगा तो लिथियम हो जाएगा। और इसी में आपको अगर हम एक बात बता दें तो सबसे भारी तत्व बोल देगा, सबसे भारी तत्व बोल देगा तो ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सा होगा? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम। ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दोस्तों 24 नंबर क्या कहा था? ब्राह्मण में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ब्राह्मण में सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। चलिए 25 नंबर क्या बोल रहा है? 25 नंबर बोल रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। बोलेगा सबसे अधिक कौन सा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के बाद अगर बोल देगा और बोलेगा दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो दूसरा में मारिएगा आप लोग कार्बन। ठीक है दोस्तों, और अब अगर मान लीजिए आपको बोल देगा तीसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो तीसरा में मारिएगा आप लोग हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मानव शरीर में सबसे अधिक उपस्थित तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, दूसरा सबसे अधिक उपस्थित तत्व बोलेगा तो आपका कार्बन, और तीसरा बोल देगा तो हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में, ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी जानते होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। टोटल कितना है? 18। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले बहुत से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में दोस्तों याद रखिएगा ठोस अधातुओं की संख्या 10 है। ठीक है दोस्तों, ठोस अधातु की संख्या बोलेगा तो 10, ठीक ना। और गैसों की संख्या बोल देगा, टोटल गैस की संख्या बोल देगा तो गैस की संख्या आपका हो जाएगा 11। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको मान लीजिए बोल देगा कि द्रव अवस्था में कितनी गैस पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में एगो गैस पाई जाती है। ठीक है, जिसका नाम है ब्रोमीन। एकमात्र अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हीलियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, देखिए परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक एस संबंधित है? ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आवर्त सारणी में ही देख लेते हैं। देखिए बोला है 19, देखिए 19 यहाँ पे किस ब्लॉक में आ रहा है? चलिए देख लेते हैं हम लोग 19 किस ब्लॉक में आता है। देखिए यहाँ पे 19 है, देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर एस ब्लॉक में आ जाएगा। एस ब्लॉक मतलब पोटेशियम। और दोस्तों आप कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक अच्छा से याद कर ले, आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से एस ब्लॉक से संबंधित है? दोस्तों यहाँ ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। ठीक है दोस्तों, तो एस ब्लॉक से संबंधित है। 19 किस तत्व का परमाणु संख्या है? तो 19 जो है 19 को हम लोग पोटेशियम का परमाणु संख्या बोलते हैं, तो 19 में पोटेशियम है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देख लेते हैं। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है? चलिए दोस्तों एक बात बता देता हूँ। देखिए समान और देखिए भिन्न, ठीक है, और आपका हो गया क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों अगर संख्या, परमाणु संख्या अगर समान रहेगा और द्रव्यमान संख्या आपका भिन्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कहें, तो इसे हम लोग कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, समस्थानिक। चलिए अब देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान अगर समान रहेगा
द्रव्यमान अगर समान रहेगा और साथ में परमाणु संख्या अगर भिन्न रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, समभारिक। समभारिक, ठीक है दोस्तों, समभारिक। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, उस तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होगा। समान संख्या में प्रोटॉन मतलब हम अभी बोले हैं आपको कि समान संख्या में अगर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या अगर समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। चलिए देख लेते हैं कौन सा बोल रहा है। 1 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम है, ठीक है। 2 नंबर बोल रहा है एक आवर्त में बाएं से दाएं प्रत्येक तत्व इसके पहले तत्व की तुलना में एक प्रोटॉन अधिक होता है, ये भी सही है। आवर्त सारणी में कॉलम को समूह कहा जाता है, ये सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में पंक्तियों का आवर्त कहा जाता है, एकदम दोस्तों देखिए पहला एकदम गलत है। पहला जो बोल रहा है आवर्त सारणी में 15 कॉलम है, नहीं दोस्तों, आवर्त सारणी में जो है 18 कॉलम है। कितना कॉलम है, 18 कॉलम है, ठीक है। और अगर वो आवर्त पूछ देगा तो आवर्त कितना है, 7 गो आवर्त है। तो ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा गलत है पूछा है, तो ये आंसर सही है, गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है कि बाएं से दाएं जाने पर, अगर मान लीजिए बाएं से दाएं जाएंगे तो हम लोग का आवर्त सारणी कैसा है, परमाणु संख्या के आधार पे है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 है, फिर 14 है। चलिए हम पीरियोडिक टेबल में दिखा देते हैं आपको। देखिए कैसे जा रहा है, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे क्या हो रहा है, इक्का को करके प्रोटॉन बहर रहा है। प्रोटॉन की संख्या क्या हो रहा है, प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बहर रहा है। तो ये भी एकदम सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकतम संख्या के कोश में समायोजित की जा सकती है। चलिए दोस्तों इसको हम डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बोले के एल एम एन ओ पी क्यू, जब भी बोले तो के का मान के बराबर हम लोग एक लेंगे, एल बराबर हम लोग 2 लेंगे, एम बराबर हम लोग 3 लेंगे, एन बराबर हम लोग 4 लेंगे, ओ बराबर हम लोग 5 लेंगे, पी बराबर हम लोग 6 लेंगे और क्यू बराबर कितना लेंगे, 7। जब भी बोले कि के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या या एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बोर ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसको जो फॉर्मूला है 2n²। n यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या, के कक्षा, एल कक्षा, उप कक्षा। तो देखिए बोला है के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 इसको 2, n का मान यहाँ कितना है, n के बैठाएंगे तो के का मान कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए आपका बोलता है एल कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 लेते 2 और एल कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करते 4, 4 दूनी कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो इसी तरह दोस्तों सभी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका सही आंसर क्या है। तो बोला था इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकतम संख्या क्या के कोश में समायोजित की जा सकती है। तो के कोश में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी हम तुरंत बताए, के में 2, एल में आपका 8, इसी तरह चलते रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अगले क्वेश्चन में आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होगी। ऊपर जाते समय दोस्तों, चलिए आवर्त सारणी में बताते हैं। देखिए ऊपर जाते समय, देखिए हम लोग जब भी आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातु की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। धातु की गुणवत्ता क्या होगी, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातु की गुणवत्ता क्या होगी, घटती है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, पूरा घुमा के क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछ रहा है। एकदम ध्यान से एकदम अक्षर को देख के समझ के पढ़िएगा, तब इसको मार पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर क्या है। देखिए बोला है आवर्त सारणी में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होगी, घटेगी, लेकिन वही बोलेगा नीचे जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होगी, तो नीचे जाते समय धातु की गुणवत्ता बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम दिखा देते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखिए दोस्तों लेंथेनाइड श्रेणी जो है देखिए यहाँ पे एफ ब्लॉक में है। देखिए एक्टिनाइड श्रेणी यहाँ पे भी एफ ब्लॉक में है। तो लेंथेनाइड श्रेणी हम लोग जानते हैं कितना से कितना होगा, 58 से 71 तक होगा। जबकि एक्टिनाइड जो होगा हम लोग का 90 से 103 होगा, 90 से 103 तक होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए जैसे हम लिख दे रहे हैं लेंथेनाइड कितना हो जाएगा, 58 से 71 तक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर बोल देगा एक्टिनाइड बोल देगा तो हम लोग कितना मारेंगे, 89 से 103 तक। चलिए तो देख लेते हैं। अरे हम लोग ये भी बता देते हैं हम कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को ही एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक में रहता है ये। तो एफ ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए उसका आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डैश भी धातु कहा जाता है। तो देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व, हम अभी तुरंत बोले आपको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक को जो है, डी ब्लॉक अगर बोल देगा तो सिर्फ डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला व्यंजक या तत्व कौन सा है। चलिए दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ बता देते हैं। जब भी मान लीजिए आपके मोहल्ले, गांव, कहीं भी बाढ़ आता है, अगर पानी जो अशुद्ध हो जाता है तो उसको हम लोग शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन की एक दवा होती है, एक कैप्सूल जैसा होती है, उसी को मिला देते हैं जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ये इसका ज़्यादा प्रयोग हम लोग जहाँ पे बाढ़ आता है उस जगह में करने के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पानी को हम लोग कीटाणु रहित या फिर कीटाणु हटाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो हम अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा होगा, क्षार धातु। और अंतिम बोलेगा तो अंतिम कौन सा हो जाएगा, अंतिम कोई भी अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है। अभी हम कुछ देर पहले शुरू का क्वेश्चन में ही बताए थे कि आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षार धातु और अंतिम को अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। देखिए किसी भी तत्व की संयोजकता, जैसे मान लीजिए हम लोग सोडियम एग्जाम्पल के लिए ले लिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो 2, 8 और 1। तो हम लोग का जो लास्ट कक्षा में जितना बचेगा दोस्तों, जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, संयोजकता जो है वो हमेशा 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी का अंतिम सदस्य में मान लीजिए 5 आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम लोग संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो 8 में से 5 जो है घटा देंगे तो कितना फिर संयोजकता आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग, पोटेशियम को ले लेते हैं। देखिए पोटेशियम लेंगे तो 2, 8, 10, ये तो नहीं हुआ। चलिए हम लोग क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन देखिए 2, 8, 10 और 7, 17। तो ये तो संयोजकता नहीं हुआ। अभी तो हम बताए कि संयोजकता 1, 2, 3, 4 से अधिक नहीं हो सकता। तो हम लोग इस क्लोरीन का संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो 8 में से इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या हटा देंगे, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे। तो 8 में से 7 घटाए तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो इसकी आंसर कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित करेंगे, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर निर्धारित करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। चलिए
37 38 नंबर हम लोग चलते हैं। 38 नंबर बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। परमाणु साइज से हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या पता चलता है कि रेडियस उसका कितना है। ठीक है दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या, हम एक चीज़ बता देते हैं आपको कि परमाणु की त्रिज्या जो है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की क्या त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10 का पावर -10 होती है, ठीक ना। लेकिन अगर नाभिक का त्रिज्या बोलेगा नाभिक का त्रिज्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा 10 का पावर -15। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए तो 38 नंबर का सही आंसर क्या हो गया, परमाणु की त्रिज्या। चलिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए अधात्विक गुण जब भी बोलेगा तो अधात्विक गुण में हम लोग मारेंगे 17वां जो वर्ग है, हम लोग का 17वां वर्ग में जो क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, एस्टेटिन आता है, ये सब जो है ये 17वां वर्ग के तत्व है। इसी को हम लोग बोलते हैं जहरीली तत्व बोलते हैं, जहरीली वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जहरीली वर्ग भी बोलते हैं इसी को हम लोग। तो इसी को हम लोग जहरीली वर्ग कहते हैं। इसी को हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इसी को हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल आंसर, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 17 का वर्ग नंबर 17 का क्लोरीन जो है, क्लोरीन सबसे अधिक अधात्विक गुण दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित में से जोड़े में से कौन सा रासायनिक आचरण समान होंगे। तो चलिए इसको हम पीरियोडिक टेबल में ले जाके आपको समझाते हैं, अच्छा से देख लेते। पहले ये सब जितना लिखा है इसको मिटा लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी दो तत्व एक ही वर्ग के सदस्य है तो उसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों क्या होगा, समान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये मान लीजिए एक वर्ग है, मान लीजिए दे दिया ऑर्गन क्रिप्टोन, तो इसका बोलेगा कि रासायनिक गुण समान है कि नहीं, तो रासायनिक गुण समान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एगो दे दिया कार्बन, एगो मान लीजिए दे दिया फास्फोरस, लेकिन ये लोग तो एक ही सदस्य में है नहीं, एक ही वर्ग के सदस्य में है नहीं, तो इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक गुण कब समान रहता है, जब दो तत्व एक ही वर्ग में हो तब रासायनिक गुण समान होता है। तो उसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं, बोला कि रासायनिक आचरण समान है, तो सोडियम और एल्युमिनियम का समान है। हम लोग देखते हैं सोडियम एल्युमिनियम एक ही वर्ग में है। देखिए सोडियम है यहाँ पे 11 नंबर में, लेकिन एल्युमिनियम कहाँ पे है, यहाँ पे है 13वां वर्ग में है, जबकि सोडियम कितना में है, पहला वर्ग में है। तो ये तो एक ही वर्ग में हुआ नहीं, तो ये आंसर हम लोग का ऐसी गलत हो गया। देखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। अब बोला है ऑर्गन पोटेशियम बी नंबर, तो ऑर्गन पोटेशियम को देख लेते हैं। देखिए ऑर्गन हम लोग का कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऑर्गन है, और उसके बाद पोटेशियम कहाँ पे हम लोग का, देखिए पोटेशियम यहाँ पे है एक वर्ग, पहला वर्ग में पोटेशियम है और 18वां वर्ग में ऑर्गन है, तो सेम कैसे होगा, अलग अलग वर्ग में है, तो 2 नंबर भी आंसर गलत हो गया। तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। अब 3 नंबर देखते हैं कि बोरोन एवं जर्मेनियम, देखते हैं ये है कि नहीं, आंसर देख लेते हैं। देखिए बोरोन कहाँ पे दोस्तों, देखिए बोरोन यहाँ पे 13वां वर्ग में है, पहला परमाणु क्रमांक 5 है उसका, बोरोन है। और जर्मेनियम जबकि 14वां वर्ग में है दोस्तों, यहाँ पे है। देखिए 32 नंबर, 32 परमाणु क्रमांक, तो ये भी अलग अलग वर्ग में हो गया, तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए देखिए, तो ये भी हम लोग गलत कर दिए। अब बचा एक वो आंसर मात्र मेरा डी, तो ऐसे भी मार देंगे या फिर मान लीजिए दिखा देते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही वर्ग में है कि नहीं। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे हम लोग का, देखिए ना आइए 15वां वर्ग में आइए, देखिए 15वां वर्ग में देखिए 7 नंबर परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन है, 15 नंबर फास्फोरस है, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। 7 नंबर परमाणु क्रमांक, 15 नंबर फास्फोरस, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया।
एक ही वर्ग में हो गया तो इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब ये 40 क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा एकदम अच्छा से। एकदम हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराएं जो ग्रुप डी में आ सकती है और आ भी गई है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम कंफर्म इस बार आ सकती है। इसलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं बार बार कि रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भी वीडियो इसी तरह से हम डालते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा रहेगा तो। चलिए, थैंक यू।